हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। मैं हूं अभि वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा चैनल जिसका नाम है फिजिक्स इंटरटेन। तो आज जो है आज सेकंड चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और बहुत ही प्यारा लेक्चर है और बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि एग्जामिनेशन में अक्सर पूछता रहता है। इसका नाम है वान डी ग्राफ जनरेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है वान डी ग्राफ जनरेटर। वान डे ग्राफ जनरेटर। अब ये ग्राफ का स्पेलिंग ये मैं समझना गलत लिखा गया। ग्राफ GRAPH वो दूसरा कुछ है, ठीक है। ये वान डे ग्राफ जनरेटर जो है, चूँकि साइंटिस्ट का नाम था वान डे ग्राफ, तो साइंटिस्ट ने जब इन्वेंशन किया इस जनरेटर का, ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर इस जनरेटर का नाम रख दिया गया वान डी ग्राफ जनरेटर। इसीलिए इसको वान डी ग्राफ जनरेटर कहा जाता है। फिर क्वेश्चन आता है कि सर इस जनरेटर में क्या खासियत है। शादी विवाह में तो बहुत सारा देखे हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी विवाह में साटा में काम आता है। अरे भाई मेरे ये शादी के काम लाएगा तो सारा का सारा जल के राख हो जाएगा, भवन ववन सब जल जाएगा, सब खाते रह जाएगा। उसमें जनरेटर का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है तो कुछ मिलियन का वोल्ट इसके द्वारा, मिलियन तो समझता है ना, 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन, तो इसमें बहुत सारे लाखों वोल्ट इसके द्वारा बनते हैं। 100 मिलियन वोल्ट इसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इसका प्रयोग होता है, इसका हाई वोल्टेज जो निकलता है इसका उपयोग होता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इसी प्रकार के जो 2-4 पार्टिकल और है उनको एक्सेलरेट करने में, ठीक है, इस हाई वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है। एक्सेलरेट करने से क्या होता है, इनको एनर्जी मिलती है, काफ़ी एनर्जी मिल जाती है, जिसके चलते हाई स्पीड से घूमने लगते हैं और न्यूक्लियर में बम्बार्ड करने में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब समझो कि हाई वोल्टेज के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों को एक्सेलरेट करने का काम करते हैं, जिसके द्वारा उनको हाई एनर्जी मिलती है। तो इसका हम लोग डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि वान डी ग्राफ जनरेटर इज ए डिवाइस बाय विच वी प्रोड्यूसेस हाई वोल्टेज, ठीक है। मतलब हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, चाहे वी कैन प्रोड्यूस हाई वोल्टेज। तो वान डी ग्राफ जनरेटर क्या है, जनरेटर क्या है, तो एक डिवाइस है जिसके द्वारा हाई वोल्टेज को उत्पन्न किया जा सकता है। अब ये तो समझ गए कि हाई वोल्टेज का प्रयोग कहाँ होने वाला है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों को एक्सेलरेट करने में इसका प्रयोग होता है। अब आते हैं इसके कंस्ट्रक्शन पे और वर्किंग पे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, ध्यान से पढ़ना, 1-2 पेज का होगा लेकिन याद हो जाएगा, ठीक है। अगर बढ़िया से इसको देखते हैं, ध्यान से समझते हैं तो एकदम श्योर है कि यहीं पे याद हो जाएगा, आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1-2 पेज का है लेकिन याद हो जाएगा। देखो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसमें 2 पिलर होते हैं, दोनों इंसुलेटिंग पिलर हैं। पिलर दिखाई दे रही है मेरे भाई, दो पिलर्स होते हैं। और दोनों पिलर्स के ऊपर एक कंडक्टिंग स्फीयर रख दिया जाता है। ये पिलर्स हैं, P1 है, एक P2 है, ठीक है। ये इंसुलेटिंग पिलर्स हैं, ठीक है। ये इंसुलेटर है, इंसुलेटिंग पिलर्स है। इसके ऊपर कंडक्टिंग स्फीयर रखा गया है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है। हम क्या करते हैं, 2 पिलर्स पे कंसीडर करते हैं, P1 एंड P2, दोनों इंसुलेटिंग पिलर्स हैं। इसके ऊपर एक कंडक्टिंग स्फीयर रख दिया जाता है। अब क्या करते हैं कि 2 हम लोग पुलीज पर कंसीडर करते हैं,
एक यहाँ पुली है और एक यहाँ पुली है। पुली घिरनी, ठीक है, गोल गोल होता है ना जिसको नचाते हैं। अब यहाँ पे इसके ऊपर रबड़ का एक बेल्ट लगा देते हैं, ठीक है। लैंग्वेज को अपने तरीके से बढ़िया से लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज बड़ा होगा, बोर्ड पर लिखवाने लायक है नहीं, समझा दे रहा हूँ। किताब से भी लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई आपके पास साइड बुक हो उसके द्वारा लिख लेना। P1 और P2 क्या है? इंसुलेटिंग पिलर्स है। इसके ऊपर क्या है? कंडक्टिंग स्फीयर रखा गया है। हम दो पुलीज पर कंसीडर करते हैं, एक यहाँ G1 है और एक यहाँ क्या है? G2 है, जिसके ऊपर इंसुलेटिंग बेल्ट लगा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एक पट्टा लगाया गया है, इंसुलेटर है, ये भी रबड़ का है या चमड़े का हो सकता है, जिसके चलते यह मैंने समझो कि ये इंसुलेटर बेल्ट है। यहाँ पे G1 के एकदम पास में एक कॉम्ब होती है। इस कॉम्ब का नाम क्या है? स्प्रे कॉम्ब। ये क्या करता है? चार्ज को स्प्रे, नाम से स्पष्ट हो रहा है। स्प्रे का मतलब क्या होता है? फेंकना। तो ये चार्ज को फेंकता है। यहाँ पे जो ये पुली है और पुली के ऊपर बेल्ट लगा है, इसी बेल्ट के ऊपर फेंकता है। और ये जो स्प्रे कॉम्ब है ये HT से जुड़ा हुआ है, हाई टेंशन से। और ये इसकी कनेक्टिविटी कहाँ से होती है? तो इसकी कनेक्टिविटी होती है अर्थिंग से, इसको अर्थिंग दिया गया है। अब G2 के नज़दीक एक दूसरी कॉम्ब होती है जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग कॉम्ब। ये कलेक्टिंग कॉम्ब है। अब यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज देते हैं और यहाँ पे जब घिरनी को घुमाएंगे, मतलब ये पुली को जब नचाओगे, तो इसके ऊपर जो बेल्ट होगा, ये बेल्ट क्या करेगा? मूव करेगा। तो मूव करेगा और उसके ऊपर चार्ज आप फेंक रहे हैं। यहाँ पे जो C1 कॉम्ब है, ये C2 है, तो C1 के माध्यम से आप फेंकते हैं स्प्रे को, तो इसके ऊपर जाता है, बेल्ट के ऊपर। बेल्ट इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर चार्ज को अपने ऊपर रख लेगा, लेकिन स्प्रेड नहीं कर सकता है, क्योंकि इंसुलेटर का एक गुण होता है कि चार्ज अपने ऊपर रखता जरूर है, लेकिन स्प्रेड नहीं करता है। कंडक्टर होगा तो यहाँ पे चार्ज आएगा तो पूरे बॉडी पे फैल जाएगा। तो ये क्या करता है? इसको जब स्प्रे करते हैं तो यहाँ चार्ज आता है, और जब पुलिस को घुमाएंगे तो रबड़ का बेल्ट भी घूमेगा, और घूमते घूमते ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा, ऊपर की तरफ इस तरह जाने लगेगा। जब यहाँ पहुँचेगा चार्ज, तो इसके चलते क्या होगा? इसके ऊपर चार्ज बनेगा, और फिर इसके ऊपर जब चार्ज बनेगा ड्यू टू पोलराइजेशन, इसके ऊपर चार्ज बनेगा, और चार्ज जब ये चार्ज हो जाएगा तो ये भी चार्ज होने लगेगा, ठीक है। बार बार जब यही हम लोग प्रोसेस करते हैं तो चार्ज की मात्रा बहुत अधिक इस पर बढ़ने लगती है। तो बहुत अधिक बढ़ जाएगी तो आग लग सकता है, खतरा हो सकता है। इससे बचने के लिए एक इसमें आयन सोर्स लगा देते हैं हम। आयन सोर्स क्या करता है? एक्स्ट्रा चार्जेस को बाहर कर देता है। आयन सोर्स को ये टारगेट है, और एक्स्ट्रा चार्ज को ये बाहर कर देता है, इस डायरेक्शन में बाहर निकाल देता है। लेकिन फिर भी इतना हाई वोल्टेज है कि जब एयर इसके संपर्क में आएगा, इस चार्ज के संपर्क में, तो एयर भी आयोनाइज्ड हो जाएगा, और आयोनाइज्ड होने के बाद हवा में भी आग लग सकती है। तो इससे बचने के लिए इसको क्या किया जाता है? पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इसको हम लोग स्टील के चैम्बर से या कंक्रीट का दीवार बनाकर इसको हम लोग क्या करते हैं? घेर देते हैं। कंक्रीट की दीवार से घेर देते हैं, और घेरने के बाद क्या किया जाता है? इसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस, जिसके चलते आग नहीं लगती है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस आग को बुझाने में हेल्प करता है।
फिर से देखिए, इसको बढ़िया तरीके से समझा देते हैं, समझ लीजिए। यहाँ पे दो पिलर पे हम कंसीडर करते हैं P1 एंड P2। पहले कंस्ट्रक्शन में लिख लेना कि P1 एंड P2 क्या है, दो इंसुलेटिंग पिलर्स हैं, इसके ऊपर एक कंडक्टिंग स्फीयर रखा जाता है। इसमें क्या होते हैं, दो पुलीज होते हैं G1 एंड G2। इसके ऊपर क्या, रबड़ का एक पट्टा लगा दिया जाता है, कहो कि रबड़ का एक बेल्ट, या कहो इंसुलेटर का एक बेल्ट लगा दिया जाता है जो कि इंसुलेटर होता है। एक बेल्ट यहाँ पे लगा दिया जाता है जो कि इंसुलेटर होता है। G1 के सामने एक कॉम्ब होती है जिसको स्प्रे कॉम्ब कहते हैं। इसका संपर्क होता है ST से, और ST का रिलेशन कहाँ होता है, अर्थिंग से होता है। G2 के सामने एक दूसरी कॉम्ब होती है C2, और C2 को कनेक्ट करते हैं किससे, कंडक्टिंग स्फीयर से। इसके नज़दीक एक आयन सोर्स लिख दूँ, आयन सोर्स, ये है आयन सोर्स, आयन सोर्स। आयन सोर्स होता है जिससे एक्स्ट्रा चार्जेज को हम क्या करते हैं, बाहर भेज देते हैं, और पूरा का पूरा सिस्टम को हम एक स्टील के चैम्बर से घेर देते हैं और उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। दो पिलर, इसके ऊपर एक कंडक्टिंग स्फीयर, दो पुलिस G1 एंड G2, इसके ऊपर एक इंसुलेटिंग बेल्ट, G1 के नज़दीक एक C1 स्प्रे कॉम, इसका कनेक्शन ST से, इसका कनेक्शन अर्थिंग से। G2 के नज़दीक एक कॉम C2 जिसको कलेक्टिंग कॉम कहते हैं, इसका कनेक्शन कंडक्टिंग स्फीयर से। इसमें एक आयन सोर्स लगा होता है जिसका लास्ट एज टारगेट तक गया होता है, और पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसको स्टील के चैम्बर से या कंक्रीट की दीवार से घेर दिया जाता है, और इसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। अब पढ़ेंगे वर्किंग में। तो वर्किंग में क्या करते हैं, मोटर के हेल्प से, मोटर की सहायता से हम पुलिस को घुमाएंगे। जब पुलिस घूमेगा तो इसके ऊपर का बेल्ट भी नचना चालू करेगा, ये घूमना चालू करेगा। जब ये इस प्रकार से घूमेगा और C1 के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, चार्ज को हम फेंक रहे हैं, ठीक है। तो जब चार्ज को आप फेंकिएगा तो चार्ज इसके ऊपर जाके चिपकेगा, और ये बेल्ट तो नाच रहा है, तो नचने के चलते मूव कर रहा है, मूव करने के चलते चार्ज को ढोने का, कैरी करने का काम करेगा। चार्ज यहाँ से यहाँ कैरी होते जब यहाँ पहुँचेगा तो चार्ज इस पर आ जाएगा ड्यू टू पोलराइजेशन कहो या कहो ड्यू टू इंडक्शन, और ये जब चार्ज होगा तो इसको भी चार्ज करेगा, ठीक है। ये जब प्रोसेस बार बार होता रहेगा तो चार्ज की मात्रा इस पर बढ़ती रहेगी, जिसके चलते आग लग सकता है। बहुत अधिक चार्ज है तो आग लग सकता है। इससे बचने के लिए आयन सोर्स के माध्यम से चार्ज को बाहर तक भेज दिया जाता है, ठीक है। फिर भी ये जब इसके संपर्क में हवा आएगी तो हवा को आयनाइज कर सकता है, और हवा में भी आग लगने की संभावना है। इससे बचने के लिए पूरे के पूरे सिस्टम को हम क्या करते हैं, एक स्टील के चैम्बर से घेर देते हैं और उसमें नाइट्रोजन गैस हम भर देते हैं ताकि हमारी सुरक्षा हो पाती है। हमको लगता है पूरी तरह समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और अपने स्वस्थ रहिए, बाहर कम निकलिए, पढ़ते रहिए, जहाँ रहिए खुश रहिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट चैप्टर के लिए।